नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का जायसवाल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लाए थे और हमने अपनी 2 क्लासेस पूरी कर चुकी थी। आइए आज हम थर्ड क्लास की ओर मूव ऑन करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे ये रहा आपका। आप बाकी सभी को तो पता होगा टाइम टेबल हमारे की, जो बाकी सर मैम हैं जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं आपको। जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों सही आंसर इसका क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों इसका जो पहला सही आंसर है कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट अ सर्किट। जो हमारी सर्किट होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, उसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या इंपॉर्टेंस रहता है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जब हम घर में हमारे जब हाई वोल्टेज या फिर हाई अप्लाइंसेस में जब हम ज़्यादा वोल्टेज करते हैं तो जो फ्यूज़ होता है हमारा वो कट कर जाता है या फिर फ्यूज़ हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो घर के अदर अप्लाइंसेस होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। तो इसमें यही पूछ रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज के जो है वो सर्किट को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो बाय रिड्यूसिंग वोल्टेज इन अ करंट सर्किट, क्या वो वोल्टेज को कम करता है सर्किट में? नहीं दोस्तों। इंक्रीजिंग द करंट इन द सर्किट, क्या सर्किट के अंदर करंट को इंक्रीज करके करता है? नहीं दोस्तों। बाय ब्रेकिंग द सर्किट व्हेन द करंट एक्सीड आ सर्टेन लेवल, है ना। सर्किट को तोड़कर जब करंट एक निश्चित स्तर से अधिक होता है, हो जाता है ना, तोड़ देता है जब एक निश्चित स्तर से अधिक होने लगता है करंट, तो वो फिर अपने जो सर्किट है उसको तोड़ देता है। या फिर चौथा आंसर है कंडेंसेशन, संक्षेपण। इसमें से सही आंसर कौन सा है दोस्तों बताइए आप। इसका जो सही आंसर है आपके कमेंट बॉक्स में सभी दोस्तों बताइए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अब वो कैसे है दोस्तों, आइए हम डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी कैसे इसका सही है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है। जैसे आप देखे होंगे कि बड़े बड़े घरों में या फिर हम सभी के घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा रहता है, जहाँ पावर सप्लाई होती है मेन। उसमें ऐसे ग्रिप होते हैं, ग्रिप में ऐसे पॉइंट रहते हैं ये बीच में। तो अगर ये पॉइंट जुड़ा हुआ है तो मतलब हमारे जो करंट होगा, हमारे जो सप्लाई होगा, वो हमारे चारों घर में मतलब चारों बोर्ड में वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई होता रहेगा। अगर ये कटा है फ्यूज़ तो हमारा जो करंट है सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो ये इसीलिए हेल्प करता है क्योंकि ये मेल्ट हो जाता है ना। क्योंकि ये थिन मतलब बहुत ही पतली तार होती है जिसके द्वारा मेल्ट हो जाती है अगर हाई वोल्टेज आता है, तो हमारा शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। अभी आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की यूज़ क्या होता है दोस्तों, जैसे हम करंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है कितना वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए करता है कि जैसे 18 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, कितने वोल्ट के हम लोग इसमें करंट यूज़ कर रहे हैं। तो वोल्ट मीटर का काम वो होता है। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है तो जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें कि एक नेगेटिव पॉइंट है एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसमें से जब हम पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को जोड़ते हैं और एक बल्ब को अटैच करते हैं, उसमें से अगर जब बल्ब जलता है तो इसमें से मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है या फिर हमारा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा है। तो आपको जो सही ऑप्शन आंसर जो है आपको आई थिंक मिल गया होगा ना दोस्तों। आई मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, है ना। इसमें से पूछ रहा है कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किस में है दोस्तों। सही ऑप्शन आप सभी लोग बताइए दोस्तों। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए गोल्ड, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी मरकरी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी कॉपर। तो दोस्तों आप सभी को दिख रहा होगा कि इसमें जो सही इसका आंसर है या फिर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। अब ये सी क्यों है दोस्तों, देखिए जैसे कि अब हम देखते हैं कि सभी ये जो हमारे पास ऑप्शन दिख रहे हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी, एक ऑप्शन को छोड़ करके बाकी सभी ऐसे मेटल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं हो पाते हैं। बट जो एक ऑप्शन जो है एक इसमें वो रूम टेम्परेचर पे ही मतलब में भी वो मेल्ट होने शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है। अब इसके पीछे का तात्पर्य मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है ये दिखाता हूँ मैं आपको। जो गोल्ड होता है दोस्तों, सोना जिसको हम बोलते हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10,000 1000 से 1064 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है।
और जो हमारा सिल्वर होता है वो 962 के लगभग लगभग होता है। और जो हमारा कॉपर होता है दोस्तों 1065 के सेल्सियस के डिग्री के लगभग रहता है। और जो हमारा क्या बोलते हैं मरकरी होता है दोस्तों, ये 38.8 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर कैसा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है ना दोस्तों। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि ये ऑप्शन दिखते कैसे हैं। आपको कॉपर दिख रहा होगा दोस्तों, ये रॉ है कॉपर, है ना, जो इनिशियल स्टेज में होते हैं। ये आपको सिल्वर दिख रहा होगा दोस्तों, और ऐसे मरकरी दिख रहा होगा। ये जो मरकरी ये लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है, ये रूम टेम्परेचर पे भी ये हमको लिक्विड स्टेज में मिलता है। अगर इसको हमको प्रोटेक्ट करना है या फिर इसको हमको रखना है तो इसको केरोसिन के अंदर हमको रखना पड़ता है दोस्तों, जिसके कारण ये मेल्ट नहीं होता है उसी फॉर्म में। अगर हम इसको रूम टेम्परेचर से अगर में लाएंगे या फिर उसके कॉन्टेक्ट पे लाएंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाट इज द पीएच ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में सभी दोस्तों बताइए, आप सभी बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या है, सही आंसर क्या है। तो जो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से लग रहा है ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि ये न्यूट्रल होता है, ये अल्कलाइन होता है और ये एसिडिक होता है। ये हमारी टेबल होती है जो पीएच स्केल जो बोलते हैं। तो अगर ये 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हमारे पीएच स्केल होगी। अगर ये 7 के इधर है, अंदर साइड है, तो ये एसिडिक नेचर का होता है दोस्तों। जो भी अगर कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई भी थिंग्स हो गई है ना, जैसे टमाटर होता है तो टमाटर जो हमारा होता है एसिडिक नेचर का होता है, या फिर हमारा जो वाटर होता है वो हमारा न्यूट्रल नेचर का होता है। अगर हम सोप होता है, सोप साबुन जो बोलते हैं, तो वो अल्कलाइन नेचर का होता है दोस्तों, क्योंकि उसका पीएच हमारे 7 और 14 के बीच में रहा करता है, अप्रॉक्स 10 के लगभग, है ना। और जो इसके आगे होगा मतलब 7 के ऊपर होगा उसको हम अल्कलाइन नेचर का बोलते हैं, क्षारीय नेचर बोलते हैं जिसको, है ना। और अम्लीय नेचर, अम्लीय नेचर क्या होता है? अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर। तो जो हमारा इसका स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो सकता है? 0 से लेके 3 तक। क्यों 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 होगा? क्योंकि इससे छोटी तो और कुछ हो ही नहीं सकता 0 से 3, बाकी सारे ऑप्शन 3 से बड़े दिख रहे हैं ना दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको आई होप कि क्लियर होगा सारी चीज़ें। मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 2 3 जो है ऑप्शन नंबर स्ट्रांगली एसिड होता है, ये थोड़ा कम होता है स्ट्रांगली, ये न्यूट्रल होता है, ये वीक होता है अल्कलाइन, ये स्ट्रांगली अल्कलाइन होता है ना दोस्तों। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। हमारे जो इन्वायरमेंट्स होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है ना। सही ऑप्शन इसमें आप बताइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या है। तो जो इसका सही ऑप्शन है या फिर सही आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइए कि ए बायोटिक फैक्टर जैविक कारक, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, या फिर बायोटिक एंड ए बायो फैक्टर बोथ, इनमें से दोनों में से कौन सा सही है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि इन्वायरमेंट्स के फैक्टर्स कितने होते हैं ना इसमें। तो इन्वायरमेंट जैसे मतलब पर्यावरण जो होता है दोस्तों, ये इसको हम इंग्लिश वालों को भी ये, तो इसमें हम 2 तरीके से बांटते हैं। एक होता है बायोटिक, जैविक जिसको बोल देते हैं, और इसको बोलते हैं एबायोटिक। एबायोटिक मतलब अजैविक या फिर, है ना, कारक होते हैं। इसको हिंदी में भी लिख दें,
ओ अजैविक। तो इसके अंदर मतलब बायोटिक और एबायोटिक, ये किसके अंदर मतलब इसके अंदर क्या क्या आते हैं? बायोटिक से सेंस ऐसा होता है दोस्तों, बायोटिक जो होता है वो लिविंग पार्ट को डिनोट करता है। लिविंग पार्ट मतलब दोस्तों कैसे? लिविंग पार्ट से ये मतलब है जो हमारे हम जैसे सांस लेते हैं, ये लिविंग पार्ट है। प्लांट्स ग्रो करते हैं, है ना, और अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। तो ये हमारे जो जिनका जीवन है ना, वो हम सब हमारा सब बायोटिक फैक्टर के अंदर आ जाता है। जो ए बायोटिक फैक्टर होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, है ना दोस्तों, ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि जो बायोटिक फैक्टर होते हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। ये पूरे एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। और जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एयर हो गया या फिर रॉक हो गया, है ना, और वाटर हो गया। अभी बोलेंगे तो आप सभी कि हम हवा से उसमें ऑक्सीजन है तो वो जीवन के वो एक फैक्टर होता है कि हम उसके कारण जीवन है, वो हमारा रीजन नहीं कि हम उसमें जीवन है ना। उसमें जरूर जीवन पाया जाता है, वाटर पियेंगे और हवा लेंगे, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की मात्रा इसलिए पाया जाता है, लेकिन वो लिविंग तो नहीं है ना कि जी रहा है वो, है ना, इसलिए हम उसको मानेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। आपको आई होप कि ऑप्शन समझ में आया होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और क्लियर हो पा रही होंगी। आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। आप देख सकते हैं कि आपको बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर के जो पीपीटी हमने लाया है वो दिख रहा होगा कि जो बायोटिक ए बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आपको इसमें लिविंग थिंग्स पूरा दिख रहा होगा, ट्री दिख रहा है, डियर दिख रहा है, एनिमल्स दिख रहा है, प्लांट दिख रहा है, मशरूम भी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म भी दिख रहे हैं, है ना, फ्लोरा या फौना जिसको हम जानते हैं नाम से, फ्रॉग दिख रहा है, फिश दिख रहा है। ये पूरा हमारा इन्वायरमेंट है जो हमारा बायोटिक ए बायोटिक फैक्टर से मिलकर बना हुआ है। जो ए बायोटिक हो जाता है वो सनलाइट हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉइल हो सकता है, रॉक हो सकता है, या फिर हमारा तापमान हो सकता है ना दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द राइजोम इज अ काइंड ऑफ है ना, राइजोबियम जो है ये एक प्रकार का क्या है ना, डैश ऑप्शन में है। तो ये एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, ये पैरासाइटिक बैक्टीरिया है, या फिर सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर इसमें सही कौन सा होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइए। इसका जो सही ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर, आपको मैं पहले ये पीपीटी दिखा दूं। आप सभी जानते होंगे दोस्तों जो हमारे चना होते हैं, ग्राम्स होते हैं, ये इनको मतलब ग्रो करने के लिए या फिर इनको मतलब इनके अंदर जो खाना पहुंचता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण पहुंचता है। तो जिसके कारण सिम्बायोटिक नाम का बैक्टीरिया इसमें रिस्पॉन्सिबल रहता है। और इसमें जो राइबोजियम होता है, ये सब राइजोबियम है। तो इसमें जो क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये जो दलहनी फसलें होती हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्थ मतलब प्रोटीन पाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है हमारे लिए, है ना, दाल आप सभी जानते होंगे। आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बोला है मॉडरेटर इज यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। आप सभी जानते होंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है हमारे इंडिया के लेवल पे। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर हो गया और महाराष्ट्र में, और कुंडाकुलम हो गया, है ना, यूपी में, और कई से कैगा हो गया कर्नाटक में, और कुंडाकुलम हो गया सतक तमिलनाडु में। तो ये कई सारे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इसमें कई सारा मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन होने के कारण कई ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करती है। तो अब ये मल्टीपल टाइम रिलीज़ करती रहेगी तो हमारे लिए खतरा हो सकता है कि मतलब रेडिएशन फैलने की। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम मॉडरेटर लगाते हैं।
तो एज अ मॉडरेटर के लिए मॉडरेटर जो होता है वो क्या काम करता है कि स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन्स को, या फिर एक्सेलरेटिंग करता है न्यूट्रॉन्स को, है ना, स्टॉप करता है न्यूट्रॉन्स को, या फिर हीट करता है न्यूट्रॉन्स को। तो सही ऑप्शन इसमें से क्या होगा दोस्तों, सभी आप बताइए। आप सभी देख रहे होंगे कि ये एक चैम्बर होता है ना, जिसमें से कंक्रीट से बना होता है, जिसमें ये मॉडरेटर लगा होता है। इसमें फ्यूल मतलब डालते हैं रिएक्टर, जैसे फ्यूल एज अ वर्क करता है, जैसे थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, ये सब फ्यूल के एज अ काम करता है। और ये कूलेंट डालते हैं ना, हॉट कूल, यहाँ से कोल्ड कूलेंट जाता है, यहाँ से हॉट कूलेंट निकल के आता है, मतलब पानी ही रहता है, वो गर्म होकर के निकलता है। तो इसका ऑप्शन होगा कि स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन्स को, है ना, मॉडरेटर, कि इसको शांत करता है। ठीक है दोस्तों, या फिर मंदित करता है। ऑप्शन नंबर 8 है क्या अशोप सोल्यूशन इज अ, क्या है ना, एक साबुन का जो विलन है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, कि न्यूट्रल होता है, या फिर नॉन ऑफ द ऑप्शन होता है, या फिर नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं होगा ये जो विकल्प है। तो इसका जो सही ऑप्शन अभी हमने अपनी प्रीवियस क्वेश्चन पे डिस्कस किया था कि इसका जो एसिडिक नेचर होता है या फिर बेसिक नेचर का होता है। तो जो हमारा बेसिक नेचर होता है वो हमारा सोप हो गया, या फिर अल्कलाइन वाटर हो गया, कई सारी चीज़ें होती हैं जो जो हमारे अल्कलाइन नेचर के अंदर आती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, है ना दोस्तों। आइए मूव ऑन करते हैं। ये अल्कलाइन नेचर पीएच स्केल आप सभी जानते होंगे। ये सही, आप सभी लग रहा था कि ये इतने सरल का सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों न्यूमेरिकल का। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ बाइक मूव्स विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर फॉर 30 मिनट्स एंड देन with the speed of 80 kilometer for the next 30 minutes. The total distance covered by bike is, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय बाइक क्या होगा इसका सही ऑप्शन। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे आप सभी को पता है। पहले हम इसका निकालते हैं डिस्टेंस, और फिर इसका हम टोटल डिस्टेंस में ऐड कर देंगे तो इसका सही आंसर निकल आएगा। तो जो पहला है बाइक है, बाइक बाइक का सही ऑप्शन हो जाएगा बाइक मूव स्पीड, है ना। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 100 किलोमीटर नहीं, ऐसे नहीं होगा, डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं ना, ये नहीं होगा ऐसे, हमको डिस्टेंस निकालना है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये डिस्टेंस 1 की बात हो रही है, और डिस्टेंस 2 की बात हो जाएगी तो है स्पीड इंटू टाइम। तो जो पहला डिस्टेंस बोल रहा है इसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जिसका समय है 30 मिनट है। आप सभी को पता होगा कि कोई अगर चीज़ यूनिट डिजिट है, या फिर कोई भी मतलब क्या बोलते हैं इसको, कोई भी वैल्यू है, तो इसको हम जब तब तक नहीं काट सकते हैं जब तक वो इक्वल फॉर्मेट में नहीं हो। तो जैसे अगर इसको हमको काटना है तो इसको हमको पहले प्रॉपर वे में लगे, जैसे ये हावर में है तो इसको भी हमको हावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप सभी को पता होगा कि जैसे अगर हमको मिनट से सेकंड में जाना है तो ये छोटी चीज़ें होती हैं, तो छोटी चीज़ों को हम लोग इंटू 60 करते हैं। और अगर हमको सेकंड से मिनट में जाना है या फिर हावर पे जाना है तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 60 से। तो अब हमको मिनट से हावर में जाना है तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो 3 2 6, ये 2 से काटें तो ये 5 आ जाएगा 50। तो इसको जो पहला डिस्टेंस आ गया 50 आ गया। फिर दूसरा बोल रहा है कि देन विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर इन द नेक्स्ट 30 मिनट। अब वही स्पीड के साथ वही किलोमीटर 80 किलोमीटर जाता है, और कितने स्पीड के साथ जाता है, 30 मिनट में पहुंचता है। 80 की स्पीड से 30 मिनट के अंदर पहुंचता है, तो 1 घंटे में कितना पहुंचेगा। तो ये कटें 2 बार, 80 से 40, तो जो डिस्टेंस 1 है प्लस डिस्टेंस 2 है, तो 50 प्लस
40 90 किलोमीटर, क्योंकि हमने अपनी जो यूनिट है उसको कन्वर्ट कर दिया था हावर में। तो हावर से हावर कट गया, ये हावर से हावर कट गया, बचा किलोमीटर। तो हमारा जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 किलोमीटर। ओके दोस्तों, कैसा लगा आपको यार आंसर न्यूमेरिकल? ऐसे ही हम और भी न्यूमेरिकल्स लाते रहेंगे, बहुत ही सरल रहेगा, ज़्यादा कठिन नहीं रहता कि मैथ्स लेवल का रहेगा। छोटी छोटी हमको यूनिट्स याद करना पड़ेगा कि डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और भी जैसे वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स लाएंगे, लेंस से फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लाएंगे, और ग्रेविटेशनल से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स लाएंगे, उसको भी डिस्कस करते रहेंगे हम अपने क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus is used to measure the distance moved by the vehicle, है ना। अब ये सीधे सीधे बोल रहा है कि हम अगर व्हीकल से जा रहे हैं तो उसको जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं किस मेजर में, किस यूनिट की, किस यूनिट नहीं, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम मेजर करते हैं। ओडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, एम मीटर हो गया, या फिर टेलेक्टोमीटर, ये क्या होता है ना, टेलेक्टोमीटर। ये चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है? आइए मैं दोस्तों, आइए आप सभी को मैं दिखाता हूँ कि इसका जो सही ऑप्शन है, आपको मैं समझाता हूँ। आपको स्क्रीन पर ये मीटर दिख रहा होगा। आप सभी बता सकते हैं कि ये कौन सा मीटर कहलाता है? अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन पे डिस्कस किया था करंट वाले में कि उसमें वोल्ट को नापने के लिए वोल्ट मीटर, एम मीटर को नापने के लिए जो इंटेंसिटी होती है करंट की वो नापने के लिए। तो एम मीटर ये हो गया, ये आपको दिख रहा होगा। आप सभी फोर व्हीलर आप सभी के पास फोर व्हीलर होगी या फिर बाइक होगी, उसमें सभी आप सभी के इंस्ट्रूमेंट होगा, मतलब या फिर एलसीडी होगी कुछ, तो उसमें आप सभी के ये मतलब स्पीडोमीटर होता है। तो सभी आप सभी जब आप एक्सीलेटर को राइज करते हैं तो इसका जो कांटा है ये बढ़ता रहता है। तो जो इसकी स्पीड है हमारी जैसे जैसे बढ़ती रहती है, तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हमको दिखने लगता है कि 40 किलोमीटर 20 की स्पीड है, 30 की स्पीड है, 40 की स्पीड है, 50 की स्पीड है। जैसे मैं तो इसमें चलाता हूँ, है ना, काफ़ी रिस्क होता है। तो आप सभी सब लोग इसमें चलाते होंगे क्योंकि आप सभी समझदार हैं, हम जैसे तो नहीं हैं, तो हम जैसे नादान नहीं हैं। तो आप सभी लोग अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो इसका कांटा राइज करने लगता है, और अगर स्पीड कम कर देते हैं तो इसका कांटा नीचे रहता है। तो ये जब हम स्पीड बढ़ाते हैं तो ज़्यादा होता है, स्पीड कम करते हैं तो कम होता है। तो इसको हम लोग स्पीडोमीटर बोल देते हैं। लेकिन हम कितने डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं, जैसे यहाँ से नागौद, यहाँ से सतना या यहाँ से रीवा कुछ किलोमीटर होगा। हम अगर सतना से चलते हैं नागौद तो 20 किलोमीटर गए, 30 किलोमीटर गए, या फिर रीवा गए तो 50 किलोमीटर गए, 60 किलोमीटर गए। तो वो जो डिस्टेंस होता है वो जो दिखता है ओडोमीटर में कि कितना हम डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, तो ये हमारा ओडोमीटर के द्वारा दिखता है। तो इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन जो बोल रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मेजर, हम डिस्टेंस को व्हीकल के द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्टेंस को किसके द्वारा मेजर करते हैं। तो अभी मैं आपको डिस्कस किया था कि वो हम ओडोमीटर के द्वारा डिस्कस करते हैं। स्पीडोमीटर तो सभी जानते होंगे जो स्पीड मेजर करता है, एम मीटर भी आपको सभी जानते हैं, हमने डिस्कस कर चुका है। ओके, आपको कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी। आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। दोस्तों आप सभी को मैं एक चार्ट लेके आया हूँ जिसमें से मैं डिस्कस करूँगा कि जो मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपको एक ही चार्ट में ला करके एक्सप्लेन करता हूँ। इसका जो सही आंसर बताने से पहले मैं आपको समझाता हूँ। आप सभी को ये प्रॉपर बोर्ड विजुअल होगा, ये देखिए, आई थिंक आपको विजुअल होगा ना। चलिए, तो आपको देखिए इसमें प्रॉपर्टीज़ दी हैं कि कैसे दिखता है, क्या स्टेट होता है, मेलिबिलिटी क्या होती है, डक्टाइल नेचर का होता है कि नहीं होता है, सोनरिटी मतलब उसमें अगर हम ठोकते हैं, जैसे इसमें हम ठोक रहे हैं लोहे में तो प्लास्टिक में तो आवाज़ आ रही है। उसमें कंडक्टिविटी मतलब इस इलेक्ट्रिसिटी मूव ऑन कर सकती है कि नहीं कर सकती है, एग्जाम्पल क्या होगा, ये सब हम ही डिस्कस करेंगे। अब आप सभी को इसमें दिख रहा होगा कि जो अपीयरेंस होता है मेटल का वो लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब होता है जो शाइनी टाइप में होता है। आप लोहों को देख लेंगे, स्टील को देख लेंगे, ये सब एकदम शाइनी पार्टिकल्स होते हैं। फिर आप देखेंगे नॉन मेटल, नॉन मेटल हो गए जैसे आप ले लीजिए
ग्रेफाइड हो गया, या फिर क्या बोलते हैं ग्रेफाइड, बहुत सारी चीज़ें हैं, सिलिकॉन हो गया और कार्बन हो गया, ये सब जो होते हैं नॉट शाइनी होते हैं, मतलब डल नेचर के होते हैं। इनके जो देखने में है ये लगेगा कि बिना साइन करके दिखेंगे ना, ये साइन नहीं करेंगे जैसे हमारे आयरन और बाकी चीज़ें करते हैं। जो मेटलाइड होते हैं ये जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब जो है ये चमकते रहते हैं या फिर कभी कभी नहीं नहीं भी चमकते। और जो हमारे जो नॉन मेटल होते हैं जैसे क्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, तो ऑक्सीजन तो दिख ही नहीं सकती है, सल्फर हो गया, ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। फिर आते हैं स्टेट, इनका जो स्टेट होता है रूम टेम्परेचर पे, तो जैसे हमने डिस्कस किया तो जो मेटल होता है, तो जो मरकरी है मेटलिक नेचर का होता है, तो अगर उसको हम रूम टेम्परेचर पे लाएंगे तो वो एज अ लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और बाकी जो आयरन हो जाएगा, एल्युमिनियम होगा, वो रूम टेम्परेचर पे ही हार्ड रहेंगे, है ना, उसमें भी पिघलेंगे नहीं, अपने आप अपना शेप नहीं चेंज करेंगे। और जो नॉन मेटल होता है वो मोस्टली गैस होते हैं या फिर सॉलिड नेचर के होते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि जो ब्रोमीन होता है वो लिक्विड नेचर का होता है दोस्तों, ठीक है। और मेटलाइट जो होता है ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है ना, ये रूम टेम्परेचर में भी सॉलिड रहते हैं। जो मेलिएबिलिटी क्या होता है, मेलिएबिलिटी मतलब होता है कि तन्यता, मतलब किसी की भी चीज़ों को ठोक ठोक करके अगर हम उसको एक सीड के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो उसकी जो मेलेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा हाई है। जैसे मेटल्स की जो होती हैं, जैसे आयरन को है, आयरन की अगर हम आयरन को लेंगे, उसको हम ठोकेंगे पीट पीट करके, तो वो एक सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी मेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल नेचर के होते हैं, भंगुर होते हैं, है ना, जो हमारा ऑप्शन होगा यही होगा। तो जो भंगुर होते हैं, कि अगर हम नॉन मेटल में एक भी हैमर अपना अप्लाई करेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़े में या फिर अलग अलग पार्टिकल्स में डिवाइड कर जाएगा या फिर टूट जाएगा, है ना। और जो ये कैन बी समवॉट, है ना, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता। डक्टाइल मतलब होता है कि अगर हम इसको खींचते हैं, तन्यता मतलब वही होता है, गलत बात है, मेलेबिलिटी। तो तन्यता जो होता है, अगर हम किसी चीज़ को जैसे लोहे की तार को हम खींचेंगे तो वो बढ़ते ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, ना, टूटेगा नहीं, एक लास्ट पॉइंट में आके टूटेगा, बट वो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो डक्टाइल नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा होता है, कैन बी जॉइंट में, है ना। हम आयरन कोई भी मेटल को हम खींच खींच करके लोहे की उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और जो नॉन मेटल मेटल होते हैं जैसे वुड हो गया, है ना, ग्रेफाइड हो गया, इनको अगर हम खींचेंगे तो ये टूट जाएंगे, बट ये अपना शेप नहीं चेंज करेंगे, ये इनकी लंबाई जो है नहीं बढ़ेगी। और जो कैन बी समवॉट, कुछ भी हो सकते हैं, कभी नहीं हो भी जा सकते हैं, इनका 50-50 रहता है। सोनेरिटी मतलब क्या होता है, अब जैसे आप सभी देखे होंगे कि प्लास्टिक का घंटा आप देखे हैं, या फिर ग्रेफाइट का घंटा, या फिर आप कार्बन का, है ना, नहीं दे आप देखे होंगे जो हमारे मंदिरों में घंटी रहती हैं वो ब्रास की बनी रहती हैं, या फिर लोहे की बनी रहती है, एल्युमिनियम की बनी रहती हैं, गोल्ड की बनी रहती हैं, है ना। आप कभी सुने हैं कि सल्फर की बनी हो, मरकरी की बनी, वो क्या बोलते हैं क्लोरीन की बनी हो, कार्बन की बनी हो, है ना, प्लास्टिक की बनी हो, नहीं ना। तो आप उसमें सोनोरिटी रहती है ना, प्रोड्यूस रिंगिंग या साउंड, जब हम उसमें हिट करते हैं, जैसे हम ये प्लास्टिक में हिट कर रहे हैं, इसमें कांच है, तो ये कांच हमें नॉइस कर रहा है, तो इसको सोनोरिटी यही बोलते हैं कि उसमें रिंग करता है ना। तो जो मेटल होता है वो सोनरस होता है, और जो नॉन मेटल होता है नॉन सोनरस होता है। और ये कभी जनरली नॉन सोनरस, ये ज़्यादातर नॉन सोनरस है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब ये होता है कि जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये जनरली हो जाएगा, बट इसमें हम अगर नॉन मेटल में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसमें जनरली नहीं होगा। एक्सेप्शन ग्राफाइट, ग्राफाइट जो है वो होता है वो एज आ मेटल के रूप में काम करता है, बट वो ब्रिटल नेचर का होता है। उसको अगर हम हैमर से अगर उसको हम मेलेबिलिटी उसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे, फिर थिन सीट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो टूट जाएगा, है ना, वो ज़्यादा देर तक नहीं अपना मतलब शेप में रह पाएगा। तो जो हमारा कंडक्टिविटी है, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जैसे वुड हो गया और अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसमें गुड कंडक्टर होता है, क्यों, क्योंकि जैसे सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इसमें जो है करंट काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी मतलब जल्दी इसमें करंट फ्लो करता है। और जो सेमी कंडक्टर होता है इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी रहता है। इसका मतलब ये रहता है इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी का कि जहाँ चाहेंगे वहीं हो पाएगा। मतलब जैसे आप
चिप देखे होंगे, तो चिप में तो आपको करंट नहीं मारता, क्योंकि उसका जो नेचर होता है उसमें करंट तो फ्लो होता है। जो हमारे सीपीयू होते हैं, पीसीबी होते हैं, उसमें तो करंट फ्लो होता है, बट हम उसको हम छूते हैं तो उसमें करंट तो नहीं मारता है। तो वो दोनों नेचर का होता है, उसमें लेयर की कोटिंग होती है। और इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, है ना। और जो नॉन मेटल होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन। और जो मेटलॉइड्स होते हैं, सिलिकॉन, जर्मीनियम, आर्सेनिक, है ना। ये सारे ऑप्शन इसके हैं। तो आपको कैसा लगा? इसका जो सही ऑप्शन है आप बता सकते हैं ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो ये डक्टाइल होता है, तन्य होता है, नहीं होता है दोस्तों। इट इज़ अ नॉन मेटल मेलिएबल, हाँ ये आघात वर्धनीय होता है आधार। और ये इट इज़ अ सोनरेस, क्या धनात्मक होता है नॉन मेटल? नहीं होता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो, गलत है। एक्सेप्शन ग्रेफाइड, है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये अगर इसको हम मतलब मेलिएबल करेंगे, इसमें कुछ आघात करेंगे, मतलब इसको हम हथौड़े से अगर इसको पीट पीट करके थिन सीट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा, मतलब छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्लास। इसमें से जो हमारा ग्लास है होता है कांच, जो ये हमारा ये बोर्ड बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है ना। तो जो जनरली ये बेसिक क्वेश्चन है कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सिलिका से बना होता है दोस्तों। जो ग्लास होते हैं हमारे सब सिलिका से बने होते हैं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 12 हो गए। आप देख सकते हैं कि ये हमारा ग्लास, और इसका जो बनने का प्रोसेस होता है, सैंड होते हैं, लाइम, चूना होता है, कुछ लिक्विड होते हैं, उसको जब हम फर्नेस में डालते हैं तो वो मशीनों के द्वारा ये हीट और गैस को कंट्रोल करते हुए मोल्टल करते हैं। फिर जब उसको कूल करते हैं तो वो एक थिन सीट के ऊपर थिन सीट या फिर ग्लास के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप सभी ऑप्शन देख सकते हैं। आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे तो उसमें आपका सभी आंसर आपको उसमें दिख जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज अ ब्रास। जो ब्रास होता है वो किस प्रकार का मिक्सचर होता है? सही ऑप्शन इसका बताइए दोस्तों। सही ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है गैस लिक्विड होगा, सॉलिड लिक्विड होगा, सॉलिड सॉलिड होगा, लिक्विड लिक्विड होगा। ऑप्शन इसका सही ऑप्शन क्या है ये बताइए। आप सभी को पता होगा कि जो ब्रास होता है वो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये कॉपर क्या हो जाता है, मेटल हो जाता है। तो ये सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा, सॉलिड रहेगा। जिंक क्या होता है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, गैसियस मेटल है। जब हम पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से एलिमेंट किस उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, सॉलिड होती है, गैस होती है, लिक्विड होती है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड होती है। तो जो ये सॉलिड सॉलिड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें सी, क्योंकि जो ब्रास होता है कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी। आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर 14। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे पुराने ज़माने में बर्तन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रास, है ना, ये सब के बनते थे। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, कि पर्यावरण का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोवाइड रिसोर्सेज, प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, टू एसिमुलेट वेस्ट जनरेटेड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें से सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? आई थिंक इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये प्रोवाइड रिसोर्सेज, संसाधन प्रदान करे, या फिर सौंदर्य सेवाएं प्रदान करे, है ना। हाँ सही है, मतलब इन्वायरमेंट जो होता है वो प्रोवाइड रिसोर्सेज, मतलब अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे वुड हो गया, ऑक्सीजन हो गया प्लांट्स के द्वारा, है ना। एस्थेटिक सर्विसेज का मतलब हो सौंदर्य सेवाएं, मतलब काफ़ी अच्छे नेचर्स होते हैं, ग्रीनरी होती है चारों तरफ,
या फिर माउंटेन्स होते हैं, या फिर हमारे झरने होते हैं, वाटरफॉल होते हैं, है ना, ये सब हमारे इन्वायरमेंट के ही पार्ट है। टू एसिमुलेट वेस्ट जनरेशन, उत्पन्न कचरे का आत्मसात करना, है ना। और आप सभी को पता होगा कि जो हमारे नेचर है वो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस के तरह ही काम करता है ना। अगर हम आज कोई भी चीज़ें, जैसे हमारा आज पेड़ मतलब टूट गया या फिर ख़त्म हो गया, तो वो डिकम्पोज होता है, फिर वही जो डिकम्पोज होने के बाद वही एक मैन्योर बनता है। अगर उसमें हम दूसरा बीज डालते हैं तो वही एक बीज के रूप में, या यही अगर कुछ समय बाद वो पेड़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही है, सारे ऑप्शन ही सही है। ये मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सही ऑप्शन क्यों नहीं दिखा रहा, ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, निम्न में से किस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा क्षमता सबसे अधिक होता है। आप सभी ऑप्शन दिख रहा होगा कि एल्युमिनियम, वाटर, आइस, केरोसिन। तो इसका जो हीट कैपेसिटी है ना, ऊष्मा जो क्षमता है सबसे ज़्यादा किसकी अधिक होती है। तो आप सभी को बताएं, अगर एक्सपेरिमेंट ही करना कि अगर हम मतलब हीट प्रोवाइड करेंगे तो एल्युमिनियम भी इसमें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर भी कन्वर्ट हो जाएगा, आइस भी कन्वर्ट होगा, केरोसिन भी एज अ गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जो स्पेसिफिक चीज़ें हो कि मतलब पहले कौन सा होगा, तो पहले आई थिंक इसमें आइस हो सकता है या फिर केरोसिन हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, आइस हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। लेकिन जो वाटर होता है इसको हम जब तक 100 डिग्री नहीं होगा ये उबाल नहीं करेगा, या फिर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण ये क्या बोलते हैं लिक्विड फॉर्म से या फिर अगर गैसियस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, क्योंकि वाटर का जो हीट कैपेसिटी होता है ये 40 to 100 जूल पर केजी अप्रॉक्स होता है इतना, जिसके कारण ये हीट को इसकी जो हीट कैपेसिटी है सबसे ज़्यादा होती है। आइए मूव ऑन करते हैं, मतलब इसको समझाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे आपको सभी को दिख रहा होगा वाटर, हम 28 डिग्री है, इसमें 29 डिग्री है, तो 1 केजी वाटर है दोनों में। जब तक इसको हम इतना 4200 डिग्री मतलब 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस के लगभग जब इसमें हीट सप्लाई करते हैं, तब जाके ये 1 डिग्री ही या फिर 1 डिग्री सेल्सियस ही हीट हो पाता है। बट जब अगर हम दूसरी चीज़ों में अप्लाई करते हैं तो ये 900 जूल पे ही एल्युमिनियम जो है हमारा हीट होने लगता है। और अगर जो कैल्सोइन हो जाता है, पैराफाइन ऑयल जिसको बोलते हैं हम, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री मतलब तुरंत ही, मतलब ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है कि इसको हीट होने में। ये उसमें सेम हीटर है, सेम टाइम है, बट इसका जो लिक्विड होता है ये जल्दी मतलब एवोपरेट होता है या फिर हीट में कन्वर्ट हो जाता है। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड। इसमें से पूछ रहा है कि जो ऐसा जो स्मॉल पीस ऑफ रॉक होते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं वो क्या होता है ना। एस्ट्रॉइड होता है, क्षुद्र ग्रह होता है, कंस्टेलेशन होता है, तारामंडल होता है, मेट्रॉइड्स होता है, उल्का पिंड होता है, या फिर कॉमेट धूमकेतु होगा। आपको मैं पिछली क्लास में बताया था कि कॉमेट जो होते हैं आईसी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्टी पार्टिकल्स, उनको कहते हैं। जो मेटियोर्स होते हैं ये बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे प्लैनेट्स के या फिर हमारे यूनिवर्स में चारों तरफ घूमते रहते हैं। और जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के आसपास ही घूमते रहते हैं। और जो कॉन्स्टेलेशन होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, इसको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ इसमें क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि दो हमारे एक क्यूपर बेल्ट, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट पाए जाते हैं। जो एस्ट्रॉइड बेल्ट पाया जाता है मार्स और अर्थ के बीच में पाया जाता है, और जो क्यूपर बेल्ट होता है ये जुपिटर और सैटर्न के बीच में पाया जाता है। तो जो दो बेल्ट पाए जाते हैं, तो जो हमारे अर्थ के पास में है तो अर्थ हो गया ये, और एक जुपिटर हो गया, तो इसमें एस्ट्रॉइड बेल्ट पाया जाता है, आपको सभी को दिख रहा होगा। और जो ये ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं कई तरीके से पैटर्न बनाते हैं, इसको कॉन्स्टेलेशन बोले जाते हैं। और जो कॉमेट होते हैं आईसी रूप में पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं आईसी फॉर्म में, उसको हम कॉमेट बोलते हैं। और जो एस्ट्रॉइड होते हैं और जो मीटियोर्स होते हैं जो बड़े बड़े उल्के पिंड होते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए, कि जो सन के चारों ओर राउंड लगाते हैं स्मॉल पीस।
मेट्रॉइड्स एस्ट्रॉइड में अंतर यही होता है, मेट्रॉइड जो होते हैं वो बड़े उल्के पिंड होते हैं, मतलब बड़े और रॉकी पार्टिकल्स होते हैं, और जो एस्ट्रॉइड होता है वो छोटे रॉकी पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें स्मॉल पीस ऑफ रॉक बोल रहा था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी 18 कि विच टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द कंबक्शन, कि दहन के द्वारा को किस प्रकार की एनर्जी हमें मिलती है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए, बट इसको ऑप्शन का सही बताने से पहले मैं डिस्कस करता हूँ इसका कैसे हो। आप सभी जब ठंड के समय में फील किए होंगे कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है। जैसे उसमें से हमको स्मोक प्रोवाइड होता है, उसमें से हमको लाइट एनर्जी प्रोवाइड होती है, उसमें से हमको हीट प्रोवाइड होता है ना। आप उसमें से रोशनी भी देख सकते हैं कि अगर आप चारों लोग मतलब एक सिंगड़ी बना के बैठे हैं तो उसमें आपको उसमें लाइट भी दिखेगी, रोशनी भी दिखेगी, साथ ही साथ उसमें से स्मोक भी निकलेंगे, है ना, बहुत सारे धुआं निकलते हैं, और साथ ही साथ उसमें से हमको हीट भी फील होता है कि हमको गर्म लगती है। तो जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सब गर्म होता है और हमको 3-4 चीज़ें मिलती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, है ना। तो इसमें से हीट जलने के बाद इसमें जो सही ऑप्शन होगा इसका होना चाहिए कि कंबशन के द्वारा स्मोक और हीट, लाइट एनर्जी। तो इसको जो ऑप्शन नंबर डी है तो लाइट एनर्जी है, तो इसको हम ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट करवाते हैं तब जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी जब हम यूरेनियम, थोरियम या फिर अलग अलग न्यूक्लियर सब्सटेंस को जो हम फ्यूज़न करवाते हैं तब हमको न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। और जो मैकेनिकल एनर्जी होता है दोस्तों, ये जैसे हम जनरेटर आप देखे होंगे, जब जनरेटर को मूव ऑन करते हैं तब उसके द्वारा जो जनरेटर के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म पे, जब मैकेनिकल रूप से, उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है इसमें कि हु सेड मैन इज अ सोशल एनिमल, है ना। तो इसका सभी आपको पता होगा कि वन लाइनर आंसर है। आंसर इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी, अरस्तु के द्वारा। क्योंकि अरस्तु को हम एज अ फिलोसफर भी मानते हैं। फिलोसफर क्यों मानते हैं कि ये कई सारे चीज़ों पे शोध किया था इन्होंने, बायोलॉजी के भी उसमें अपना एक्सपेरिमेंट किया था, साथ ही साथ इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भी अपना योगदान दिया था, साथ ही साथ इन्होंने सोशोलॉजी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ की थी, इसलिए इनको सोशोलॉजिस्ट भी बोले जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी मतलब जनक बोले जाते हैं कभी इनकी सेंस में, और इन्हें जूलॉजी के भी फादर भी कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इसका जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दिया गया था, एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि स्किन वर्क एज अ रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, कि जो हमारा स्किन है वो एक श्वसन की प्रणाली की तरह किस में काम करता है। मतलब जैसे हम सांस लेते हैं तो हम अपनी नाक के द्वारा लेते हैं, फिर लंग्स के द्वारा, या फिर हम अपने लंग्स रिस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा हम सांस ले पाते हैं, लेकिन लंग्स के द्वारा ही। और जो अदर एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ों से सांस लेते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ऐसा कौन सा एनिमल्स है जो अपने स्किन के द्वारा सांस लेता है। ऑप्शन जो में है कॉकरोच, क्या कॉकरोच दोस्तों अपने स्किन के द्वारा सांस लेता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी फ्रॉग, या फिर ऑप्शन नंबर सी वेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉग फिश। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा इसमें जो फ्रॉग का रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, ये दोनों प्रकार से होते हैं। ये थल में भी रह करके सांस ले सकते हैं और पानी में भी रह करके ये सांस ले सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्किन में ऐसी मतलब स्पेशलिटी पाई जाती है कि ये दोनों तरह से ही सांस ले पाते हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क के तौर पे कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ अ मिल्क गियर रेशियो, कि दूध का घनत्व किस
यंत्र से मापा जा सकता है? ऑप्शन नंबर है ग्लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, कैल्सियोमीटर एंड पोलैरियोमीटर। ऑप्शन इसका जो सही ऑप्शन होगा आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।